बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉक डाउन की सूरत हाल की। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लॉक डाउन हो रहा है और ज़्यादातर उन यूसीज़ में लॉक डाउन किया जाएगा जहां पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि कराची में केसेस में इजाफा हो रहा था, जिसके बाद ये फैसला किया गया है 1 घंटे बाद मुतअद्दिद यूसीज़ में मुकम्मल लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। शाम 7 बजे से मुतल्लिका यूसीज़ में आज़ादाना नक्लो हरकत पर पाबंदी होगी। तमाम 6 अजला में कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले इलाके में 2 जुलाई तक ये लॉकडाउन बरकरार रहेगा। नोटिफिकेशन भी इस ज़िम्न में एक जारी किया गया है। तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। खाने पीने के सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। घर से एक फ़र्द को सामान की खरीदारी की इजाज़त होगी, लेकिन मास्क लगाना लाजमी होगा। और कमिश्नर कराची ने कराची की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ यूसीज़ को सील करने के जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो मुख्तलिफ यूसीज़ को जो है वो सील किया जाएगा, जहां पुलिस की नफरी भी तैनात की जाएगी। जिसमें कराची के 6 अजला में से 43 जो हैं वो 43 यूसीज़ जो हैं वो सील करने के लिए कहा गया है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के साथ पुलिस एहलकार भी जो है वो ताउन करेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जो वो इसकी ड्यूटी जो है वो दी जाएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हुए हैं, जिसमें जो है वो 17 यूसीज़ को सील करने का कहा गया है। इसी तरह वेस्ट और दीगर यूसीज़ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी यूसीज़ को भी सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज शाम 7 बजे से जो है वो इस पर अमल दरामद होगा, इस नोटिफिकेशन पर, और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नफरी भी जो है वो डिप्लॉयड की जाएगी। जबकि जो इलाके इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन में आ रहे हैं उनमें जो है वो जो लोग रहते हैं उनको घरों से निकलने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ किसी भी घर का एक शख्स जो है वो घर से बाहर निकलेगा, वो भी अपनी NIC दिखाएगा। जबकि पुलिस हुकाम से हमारी जब बात हुई है तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ यूसी सील करने का कहा गया है वहाँ डबल सवारी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी पाबंदी होगी। किस्म किस्म की नकलो हरकत पर जो है वो पाबंदी होगी। ताहम इस हवाले से सख्त अमल दरामद करवाया जाएगा। कराची पुलिस चीफ का भी यही कहना है कि पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी, जो शहरी हैं वो ताउन करें और किसी भी जो गैर ज़रूरी सरगर्मी है उसको जो है वो उससे गुरेज करें और जो पुलिस हुकाम है उनसे ताउन करें। जी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे, सेक्रेटरी PMA का ये कहना है। हुकूमत सिंध की जानिब से गलत कोरोना मैनेजमेंट की जा रही है, डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लोग एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये भी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है। जब तक पूरे शहर में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा नताइज नहीं आएंगे। हुकूमत कम अज़ कम आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ पर ही अमल कर ले, डॉक्टर कैसर सज्जाद ने ये गुजारिश की है। लॉकडाउन जो है ये मेरा ख्याल है हल नहीं है, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि आपको या तो पूरा शहर लॉकडाउन करें, ये पॉकेट्स से करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जो WHO कह रही है उसको फॉलो किया जाए कि 14 डेज़ लॉकडाउन और 14 डेज़ लॉक ऑफ, ये करें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन हम शायद इसको यही समझ रहे हैं कि शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा ये। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल अदम जमात उद दावा के मजीद 4 रहनुमाओं के खिलाफ केस पर फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोफेसर जफर इकबाल और याह्या मुजाहिद को 5 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 1 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद को भी 1 साल कैद और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज एजाज अहमद ने केस पर फैसला सुनाया। जमात उद दावा की तरफ से नसीरुद्दीन नैयर एडवोकेट ने अदालत में दलाइल मुकम्मल किए। CCG की तरफ से दर्ज मुकदमे में तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी ने चंद माह कबल जमात उद दावा के अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद और प्रोफेसर जफर इकबाल को मजमूई तौर पर 11 साल कैद सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इस फैसले में कहा गया है कि यह साबित हो गया है कि बानी MQM ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। कत्ल का वाहिद मकसद बानी MQM की हिदायत पर पार्टी में सियासी रुकावट दूर करना था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कत्ल का मकसद ये था कि आइंदा कोई पार्टी में बानी MQM के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सके।
डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज़ ने कहा कि बरतानिया ने बाहमी कानून मुआवनत के तहत शवाहिद फराहम किए। प्रोसिक्यूटर ने अपना केस साबित किया और जुर्म साबित होने पर मुजरिम सजाए मौत के मुस्तहिक थे। ताहम कानून के मुताबिक ऐसे मुकदमात जिनमें शवाहिद दीगर ममालिक से मौसूल हो, मुजरिमों को सजाए मौत नहीं सुनाई जा सकती। इमरान फारूक के कत्ल के बाद 10 साल कैसे गुजरे, डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया ने पहली बार तफसीलात बता दी। शुमाइला इमरान ने कहा कि उन्होंने 10 साल इंतहाई तकलीफ में गुजारे और आज भी वो गुजार रही हैं। अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ये वक्त ना लेकर आए। वो कैंसर में मुब्तला है और उनके बच्चे आज भी खौफजदा रहते हैं। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान ने डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया के साथ क्या किया, इसकी तफसीलात देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में आज रात। अभी आगे बढ़ते हैं और इसी केस से मुतल्लिक आपको बताएं कि UK काउंटर टेररिज्म कमांड के हेड रिचर्ड स्मिथ के मुताबिक वो कहते हैं कि इत्मीनान हुआ, टीम वर्क के नतीजे में मुल्जिमान को सज़ा मिली। उन्होंने मजीद कहा कि 10 साल तक टीम ने दिल जमी के साथ केस की तहकीकात जारी रखी। तहकीकात में साथ देने पर इमरान फारूक की बेवा और ख़ानदान के शुक्रगुजार हैं। तहकीकात के दौरान लंदन पुलिस ने 4000 गवाहान से बातचीत की। हज़ारों घंटे की CCTV फुटेज का भी जायजा लिया गया। रिचर्ड स्मिथ ने कहा कि फैसला बरतानिया पाकिस्तान के इदारों की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। क्रिश्चियन टर्नर जो कि बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने ये भी कहा है। मोहसिन अली सैयद से मुताल्लिक बरतानवी इदारों की तहकीकात पाकिस्तान के साथ शेयर की गई। क्रिश्चियन टर्नर ने यह भी कहा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस की बात करें तो इस केस में उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। वीडियो लिंक पर बयान में सेरीना करेरा खोसो ने कहा कि वो स्पेनिश हैं, उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। वो 2018 में जमा करवाए गए टैक्स रिटर्न्स में तीनों मुतल्लिका प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर चुकी हैं जिन पर बात हो रही है। पहली प्रॉपर्टी 2004 में उन्होंने अपने नाम पर खरीदी। 2013 में 2,43,000 पाउंड की एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो पाकिस्तान और बरतानिया दोनों मुल्कों में टैक्स अदा करती हैं। उन्होंने बयान में मजीद कहा कि 2003 से 2013 के दौरान 2 गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 7 लाख पाउंड ट्रांसफर किए। अकाउंट्स स्टैंडर्ड चार्टर बैंक कराची में खोले गए। अदालत ने अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2018 के टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड सील लिफाफे में तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जज की अहलिया ने FBR की बहुत शिकायत की है। इस पर वफाक के वकील फरोग नसीम ने कहा कि FBR ने ज्यादती की तो बराह रास्त शिकायत वजीर आजम के पास जाएगी। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जायदाद खरीदारी के जराए भी बताने लाजिम हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी लिखेंगे। मजीद कहा कि फरोग नसीम से बल्कि सवाल किया उन्होंने कहा कि वो अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकते तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आईं। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि इशू ये है कि कब हुकूमत ने गोशवारे मांगे। फरोग नसीम बोले कि उन्होंने किसी से गोशवारे नहीं मंगवाए। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने मामला FBR को भेजा। जस्टिस याह्या आफरीदी बोले एसेट्स रिकवरी यूनिट वफाकी हुकूमत कैसे हो गई, इसने FBR से टैक्स से मुताल्लिक सवालात कैसे किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ARU किसी शहरी को कानून के बगैर कैसे टच कर सकता है। गुज़श्ता साल ज़ेरे समंदर तेल तलाश की ऑपरेटिंग कंपनी और आलमी जॉइंट ENI ने बड़ा फैसला कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता तेल और गैस की कंपनी ENI ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद ने ज्वाइन किया है। अली, इस फैसले से मुताल्लिक बताइए। जी बिल्कुल, 123 अरब पाउंड यूरोज के एसेट्स हैं इस कंपनी के। इंटरनेशनली बहुत मशहूर कंपनी है। 2009 और 2019 में पाकिस्तान में तेल के बड़े ज़खायर निकालने के लिए उन्होंने ऑफशोर ड्रिलिंग की थी लेकिन नाकामी हुई। अब उनका ये कहना है कि 9 एसेट्स सिंध में बेसिकली इनके ज़्यादा एसेट्स हैं वो ये फरोख्त करने जा रहे हैं और 3000 किलोमीटर पे जो ड्रिलिंग राइट्स हैं वो भी फरोख्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली। PMA के ओहदेदारों ने कहा है कि डॉक्टर पर फायरिंग का वाक़या काबिल मजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि फायरिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे।
اگر یہی حال رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم بھی ڈاکٹر کو یہ ایڈوائز کریں کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. جب ہم اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے, اپنی صحت کا خیال کریں, اپنی جان بچائیں کورونا سے, لیکن اگر مریض ہسپتال میں جا کر پرابلم میں پھنس رہا ہے, بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے, لوگوں کا مائنڈ ڈاکٹرز کے خلاف کیا جا رہا ہے, تو یہ اگر رویہ ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے پھر سیاست دانوں سے علاج کرائیں, پھر لوگ بیوروکریٹ سے علاج کرائیں, لوگ پھر ٹرانسپورٹر سے علاج کرائیں, لوگ بزنس مین سے علاج کرائیں, لوگ پھر ریلوے والوں سے علاج کرائیں, پھر ڈاکٹرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر NCOC کی میڈیا بریفنگ جاری ہے, آپ کو لیے چلیں گے. کاروائیاں جو ہو رہی ہیں اس کا ذکر کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ایک لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ہم نے تفصیلی بتایا کہ کس طریقے سے تمام صوبوں کے ساتھ ہم جو 20 شہر جن کے اندر سب سے تیزی سے وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے ان کی جو ہاٹ سپاٹس ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر جو تمام معلومات اکٹھا کی تھیں وہ صوبوں تک پہنچا دی گئی ہیں. سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اقدامات شروع ہو چکے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی, اور بلوچستان میں اگلے 1-2 دن کے اندر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. اور ہمیں اس بات کی امید بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اگر ہم نے بھرپور طریقے سے یہ اقدامات کیے تو وبا کے پھیلاؤ کو میں کمی میں ہمیں اس سے مدد حاصل ہوگی. جو پہلے ہم نے جہاں جہاں یہ کیا ہے اس سے ہمیں بہتری نظر آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کا نظام ہے اس میں تیزی سے اضافے کی جو کام کیا جا رہا ہے, وفاقی حکومت NCOC کے پلیٹ فارم سے صوبوں کی جو مدد کر رہی ہے, اور خصوصی طور پہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن اس سپلائی جو ہے اور آکسیجن کے جو بیڈز ہیں ان کو مہیا کرنا سب سے اہم چیز ہے, اور وہ کام بھی جو ہے اس میں تیزی سے کام کیا جا رہا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے. ہماری ٹیم جو تھی وہ ان تمام جتنے بھی ہیں صوبے وہاں کا دورہ بھی کر چکے ہیں, وہاں ان کے ساتھ مل کے ہسپتالوں کا بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے کہ کس کس ہسپتال کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس ماہ کے اندر جون کے آخر تک 1000 بیڈز اور جولائی کے آخر تک 2150 بیڈ کم سے کم جو ہے اس کا اضافہ کرنے میں جو کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات تھیں کہ ہمارا جو ہسپتال میں جو عملہ ہے, ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کی امداد کے لیے اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں, ابھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے پورے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا, اس کے اوپر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے, اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ جو ہمارا ہراول دستہ ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں اور اس کے بعد لوگوں کو علاج کی جو ضرورت پڑ رہی ہے اس میں ہراول دستے کا کام ادا کر رہا ہے, تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بڑا اس کے اوپر زور دیا گیا کہ جو دوائیاں نئی آ رہی ہیں اور جو ضرورت ہے مریضوں کو, ظاہر نئی بیماری ہے اس لیے دوائیاں بھی جو ان کے علاج کے لیے آئے ہیں ان میں سے کچھ نئی آ رہی ہیں, تو جو ہمارا جو ہے جو ڈریپ کا پروسیس, جو ہماری ہیلتھ منسٹری کا پروسیس ہے جس میں ایک نئی دوائی کی رجسٹریشن کا عمل ہے, اس کو اندر خاطر خواہ تیزی لائی گئی ہے. پہلے وہ چیزیں جو تقریباً جو مہینوں کے اندر کی جاتی تھی اب وہ 2 ہفتے سے بھی کم کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہی NCC کی بھی ہدایات تھی کہ یہ ایک انتہائی ضروری اقدام ہے تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد یہ دوائی مہیا ہو سکے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ NCOC نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر ایک مقدار ان دوائیوں کی جو بہت مہنگی دوائیاں ہیں. NCOC کورونا سے متعلق بریف کر رہے ہیں.